चारपाई पर पैर लटकाए एक 12 साल का छोटा सा बच्चा अपने पैर हिलाते हुए अपने बगल में बैठे हुए लड़के से बोला, तो भैया क्या सच में भूत होते हैं? उसकी इस बात पर वो लड़का, जिसका नाम मोहित था, बोला, अच्छा तुम बताओ, पहले क्या तुमने कभी कोई भूत देखा है? मिले हो किसी भूत से? वो 12 साल का बच्चा, जिसका नाम गोलू है, कहने लगा, नहीं भैया। मोहित ने कहा, तो फिर अच्छा बताओ, तुम्हारी उम्र कितनी है? गोलू ने बड़ी ही खुशी खुशी कहा, 12 साल। मोहित ने कहा, और आज तक तुमने भूत ही नहीं देखा? अच्छा ये बताओ, गाय देखी है? कुत्ता देखा है? गोलू कहने लगा, हाँ भैया, वो तो देखा है। फिर मोहित ने कहा, और डायनासोर देखा है? गोलू बोला, टीवी में देखा है, लेकिन असली में नहीं देखा। मोहित ने कहा, चलो कहीं भी देखा हो, लेकिन कम से कम देखा तो है, जिस चीज को आज तक देखा नहीं। चलो छोड़ो, मैं तो 25 साल का हो गया हूँ और मैंने भी नहीं देखी, तो फिर वो चीज कैसे हो सकती है? अरे ये सब सिर्फ बनावटी बातें होती हैं, बड़े बूढ़ों की मनगढ़ंत कहानियां। ये कहकर मोहित चुप हुआ, फिर बोला, अच्छा ये बताओ, तुम परियों की कहानी सुनते हो? गोलू कहने लगा, अब नहीं सुनता, जब छोटा था तो बाबा सुनाते थे। बच्चे की मासूमियत पर मोहित की हंसी छूट गई, कहने लगा, अरे बचपन में तो सब छोटे ही होते हैं, और जैसे ये परियां, जल परियां सिर्फ किस्से कहानियों में होते हैं ना, ठीक वैसे ही भूत प्रेत जिन्न पिशाच ये सब कुछ तुम जैसे बच्चों का मन बहलाने की कहानियां ही हैं। गोलू बोला, लेकिन भैया पापा तो कहते हैं कि उन्होंने भूत देखा है अपने बचपन में। मोहित बोला, अरे किसी ने नहीं देखा, बचपन में कह रहे हैं ना तुम्हारे पापा, तो बताओ अभी क्यों नहीं देख लेते? देखो मेरी बात समझो, बचपन में उन्हें भी किसी ने, शायद उनके पापा या बाबा ने, ऐसी ही कोई कहानी सुना दी होगी झूठी मूठी, और फिर उन्हें भी भ्रम हुआ, और फिर वही बात उनके अवचेतन मन यानी कि सब कॉन्शियस माइंड में बैठ गई। मोहित ने सोचा कि 12 साल के बच्चे के लिए अंग्रेजी का ऐसा कठिन शब्द अभी बहुत छोटा है, इसलिए उसने उसे समझाते हुए कहा, देखो मेरी बात का बस इतना मतलब समझो कि बच्चों की याददाश्त में ये बातें अगर बचपन में बैठ जाएं तो फिर जिंदगी भर निकलती नहीं है। ये कहते हुए मोहित ने गोलू के बालों में प्यार से हाथ फेरा और कहा, इसीलिए तुम इन सब फालतू की बातों में ध्यान ना दो, जो चीज दिखती ही नहीं उससे डरना कैसा? और फिर उसे दुलार से मोहित ने अपने सीने से लगा लिया। गोलू को भैया की बातों से कुछ राहत मिली थी, और जब मोहित ने उसे अपनी गोदी में बिठा लिया तो बचा हुआ डर भी उसका खत्म हो गया। वो भी हंसते हुए अपने मोहित भैया के गले में हाथ डालकर झूल गया। मोहित ने प्यार से कहा, अब तो नहीं डरोगे ना भूत से? गोलू की बड़ी बड़ी उत्सुक आंखों में अब कुछ शांति थी, यानी कि उसकी शंका का समाधान हो गया था। उसने पलकें गिरा ली और सिर हिलाकर जवाब दिया, नहीं, अब तो हम कभी भी नहीं डरेंगे भूत से। मोहित बोला, शाबाश। इसके बाद उसने गोलू को अपनी गोद से उतारा और उसकी पीठ पर थपकी देते हुए कहा, चलो अब बहुत हो गया भूत प्रेत का ड्रामा, जाओ जाकर पढ़ाई करो। जब से लॉकडाउन हुआ है तुमने पढ़ाई बिल्कुल बंद कर दी है। गोलू को एकदम से इस शिफ्टिंग का अंदाजा नहीं था। पढ़ाई का नाम सुनते ही उसका चेहरा ऐसे उतर गया जैसे उसने सचमुच में कोई भूत देख लिया हो। अच्छी भली स्टोरी बाजी चल रही थी, इसमें भी पढ़ाई डायन घुस गई जाकर। लेकिन अब भैया ने पढ़ने को बोल दिया है तो जाना तो पड़ेगा ही। मोहित भैया को गुड नाइट बोलकर गोलू उदास चाल से चलता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। मोहित कुछ दिनों पहले अपनी मौसी के यहाँ शादी में आया हुआ था। शादी तो कुशल मंगल संपन्न हुई, सभी नाते रिश्तेदार भी चले गए, लेकिन मौसी ने उसे कुछ और दिनों के लिए अपने पास रुकने की बात रखी। हालांकि पोस्ट ग्रेजुएशन की परीक्षाएं होनी बाकी थीं, लेकिन उसमें अभी समय था। मन बदलने की मंशा से मोहित ने ये प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार किया। 2-4 दिन रुककर आउटिंग का ख्याल बुरा नहीं होता, मगर नियति कुछ और ही चाहती थी। कोरोना नामक एक संक्रामक बीमारी धीरे धीरे देश भर में अपने पांव पसारने लग गई है। छोटे शहर हालांकि अभी इससे अछूते हैं, मगर मेट्रो सिटीज में संक्रमण की दर काफी अधिक है। वैज्ञानिक इसके प्रसार को रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन की चर्चा कर रहे हैं। मोहित ऐसी किसी स्थिति में फंसने से पहले निकल जाना चाहता था। शादी को बीते हुए 10 दिन हो गए थे।
और मोहित ने मौसी की बात भी रख ली थी, तो उसने फोन से ही 24 तारीख की बुकिंग कर डाली। लेकिन अगले ही दिन केंद्र सरकार ने देश भर में लॉकडाउन की घोषणा कर दी। ट्रेनें बंद, उड़ानें बंद, हर राज्य में कर्फ्यू जैसे हालात कायम हो गए। अब पिछले 2 हफ्तों से मोहित यही है और आगे अभी कौन जाने कब तक रहना पड़ेगा। खैर, खाने पीने की कोई कमी नहीं है यहाँ, और बोलने बतियाने के लिए इतने सारे लोग। मन बहलाने के लिए मौसी का छोटा सा बेटा है गोलू। इसके अलावा फोन और टीवी भी तो है, इसीलिए मोहित को कुछ खास दिक्कत नहीं हुई। इतने दिन कैसे हंसते खेलते कट गए पता ही नहीं चला। ऊपर वाले कमरे में उसके रहने की व्यवस्था कर दी गई है। फिलहाल बाहर कहीं जा नहीं सकते, और टीवी पर कोरोना काल की बतंगड़ के अलावा कुछ खास आता नहीं। तो मोहित खाना वगैरह खा के दिन भर इसी कमरे में पड़ा पड़ा गेम खेलता रहता है। यही उसका दिन भर का शेड्यूल है। आज भी वो खाना खाकर सोने की तैयारी ही कर रहा था कि गोलू आ धमका। उसके बाल मन में कहीं से भूत प्रेतों को लेकर कोई बात घुस गई थी, और शंका समाधान के लिए वो अपने मोहित भैया के पास चला आया। आधे पौन घंटे की इस भूत परिचर्चा के बाद जाकर कहीं गोलू ने टलने का नाम लिया। मोहित की बातों से वो कितना सहमत हुआ ये तो नहीं मालूम, लेकिन मोहित को उसकी बेसिर पैर की बातों से अब नींद आने लगी थी। गोलू से बातचीत के दौरान भी उसे हल्की फुल्की जमाइयां आ रही थी, इसीलिए जल्दी जल्दी में गोलू को चलता करके वो धम्म से बेड पर पसर गया। बेड पर लेटने के थोड़ी देर बाद अचानक से मोहित को ख्याल आया कि कमरे की लाइट तो उसने जलती ही छोड़ दी है, और गोलू के जाने के बाद दरवाजे की सिटकनी लगाना भी भूल गया है। लेकिन बिस्तर में एक बार घुस जाने के बाद फिर उठने को जी नहीं करता। वैसे भी सारे लोग तो नीचे सो ही रहे हैं, तो सिटकनी बंद करने की कोई खास जरूरत नहीं है। और क्योंकि मोहित उन लोगों में से नहीं जिन्हें कमरे में बगैर अंधेरा किए नींद नहीं आती, तो बल्ब बुझाने की जहमत भी वो नहीं उठाएगा। हालांकि बत्ती ना बुझाने का ये भी कारण था जो मोहित के दिमाग में था, मगर इसके पीछे एक दूसरी वजह भी थी जो उसके दिल में, उसके अवचेतन मन में देखी बैठी थी। दरअसल भूत प्रेतों की डरावनी बातें करते करते अब थोड़ी घबराहट उसे भी होने लग गई थी। इसीलिए उसने तय किया कि आज की रात लाइट जलती ही छोड़ दी जाए। उसने एक लंबी सांस ली, पॉकेट से निकालकर फोन को बिस्तर के एक कोने में उछाल दिया, और फिर अपनी दाईं तरफ करवट लेकर आंखें बंद कर लीं। पंखे की धीमी आवाज और घड़ी की टिक टिक, इन दोनों के तालमेल से जो संगीत निकल रहा था, उसने जल्दी ही मोहित को नींद के आगोश में उतार दिया। टिक 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 टिक, अचानक से मोहित की आंख खुल गई। पूरे कमरे में सघन अंधेरा था, अटूट शांति। पंखा बंद था और हवा का दूसरा कोई साधन नहीं। कमरे में बनी एकमात्र खिड़की भी बंद थी, और गर्मी से घबराकर उसकी नींद टूट गई थी। मोहित ने पाया कि उसका बदन पसीने से तरबतर है और उसकी बनियान पूरी भीग चुकी है। एक तो गर्मी, ऊपर से घुप अंधेरा। मोहित को बेचैनी सी होने लगी, जैसे कि किसी ने उसे अच्छे खासे हवादार कमरे से उठाकर किसी चिमनी के बाहर लिटा दिया हो। अगर वो यहाँ से अभी के अभी ना निकला तो उसका दम घुट जाएगा। उसने घड़ी की टिक टिक से समय का अनुमान करने की कोशिश की, मगर फिर उसे ध्यान आया कि ये संभव नहीं है। फिर वो अंधेरे में ही घड़ी की सुइयां तलाशने लगा ताकि टाइम देख सके। धत, उसे याद आया कि वो उल्लू भी नहीं है, मोबाइल ढूंढना पड़ेगा। लेकिन उससे क्या फायदा, ये समय देखने का नहीं है। पहले तो खिड़की खोलनी चाहिए जिससे हवा का बंदोबस्त हो सके। लेकिन अंधेरे में जाए कैसे? मोबाइल के टॉर्च से काम बन सकता है। मोहित अंधेरे में ही बिस्तर पर अपना फोन टटोलने लगा जहां वो लेटा था। उसने महसूस किया कि चादर उस जगह पर कुछ नम हो गई है। ये रहा। अंधेरे में थोड़ी देर तक हाथ पांव चलाने के बाद आखिरकार उसने फोन ढूंढ ही लिया। लेकिन ये क्या, फोन तो ऑन ही नहीं हो रहा। अच्छा हाँ, उसे याद आया कि सोने जा रहा था तो फोन की बैटरी लो थी, और अपने आलस के चलते उसने फोन चार्ज में लगाया ही नहीं था। अब तो चार्ज भी नहीं कर सकते। मन महसूस कर फोन को उसने फिर से एक किनारे सरका दिया। खिड़की तो लेकिन कैसे भी करके खोलनी ही पड़ेगी। वो अपनी जगह से खिसकता हुआ बेड के कोने की तरफ बढ़ने लगा
उसने दाहिना पैर नीचे रखा। ठंडी फर्श उसके तलवे से टकराई। उसके तलवों में सरसराहट हुई जो उसकी खुली टांगों से होते हुए समूचे बदन में घर कर गई। वो उठा और कुछ अपने स्पर्श से और कुछ अनुमान से खिड़की की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। ओह! उसके पैर से कुछ टकराया, चौकी का पाया। मोहित की सिसकी निकल पड़ी। घुटने में हल्की सी चोट लग गई थी। अपना दाहिना हाथ उठाकर वो बाईं तरफ टटोलने लगा। ये वही दीवार है। हाँ, अब एक हाथ की दूरी पर खिड़की बनी है। उसने हाथ बढ़ाया और नाप तोल कर सीधे सिटकनी पर हाथ रखा। अगले ही पल चट की आवाज हुई। मोहित कुछ पीछे की तरफ खिसका और उसने दोनों हाथों के जोर से खिड़की के दोनों पल्ले खोल दिए। हवा का एक तेज झोंका उसके शरीर से टकराया। आह! बाहर तो मौसम बड़ा अच्छा है, लेकिन हवा में एक अजीब सी गंध भी थी। ना अच्छी, ना बुरी, बस एक अजीबोगरीब गंध। बाहर सड़क पर कचरा वगैरह डालकर चले जाते हैं, वहीं से आ रही है शायद। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं थी। मोहित को दिशा भ्रम हो रहा था। दरअसल उसने खिड़की नहीं खोली थी, बल्कि वो दरवाजा खोल दिया था जो पिछले कई सालों से बंद पड़ा था। अगर रोशनी होती तो वो देख पाता कि दरवाजा खोलकर उसने किसे अंदर बुला लिया है। मोहित को हालांकि केवल एक गंध महसूस हुई और उसे लगा कि कुछ उसे छूकर अभी अभी गुजरा है। अपने अनुभव से मोहित इतना भर जान पाया कि ये हवा है, लेकिन उसे तनिक भी संदेह नहीं हुआ कि हवा के हाथ पैर नहीं होते। बदन में ठंडी ठंडी हवा लगते ही पसीना सूखने लगा। वो फिर वापस पलटा और उसी धीमी चाल से चलते हुए कमरे के सामान को टटोलते हुए आगे बढ़ने लगा। कमरे में अब भी शांति थी, तूफान से पहले की शांति। नहीं, ये तूफान नहीं है। मोहित धीमी चाल से चलता हुआ अपने बिस्तर पर वापस आ चुका था। लाइट चले जाने के कारण जो गर्मी पैदा हुई थी, उसका बंदोबस्त तो उसने कर दिया था, लेकिन ये अंधेरा तो छटने से रहा। इसके तो दो ही उपाय हैं, या तो लाइट आ जाए या फिर भोर हो जाए। टाइम क्या हो रहा ये भी तो नहीं मालूम। फोन तो डेड पड़ा है। मोहित चुपचाप आंख मूंद कर लेट गया। न अंदर न बाहर कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही। घनघोर सन्नाटा। एकमात्र घड़ी की टिक टिक सुनाई देती थी, वो भी इस अंधकार में मिलकर गुम हो गई। खट! अचानक से खटका हुआ। मोहित चौंक कर उठ बैठा। उसने अंधेरे में ही पूरे कमरे का मुआयना कर डाला, लेकिन वो आवाज उसे दोबारा सुनाई नहीं दी। अंधेरे की कालिमा में किसी साए को देख पाना कितना मुश्किल होता है ना। अपने बहम को दबाकर वो लेटने ही वाला था कि फिर एक हलचल हुई। फिस फिस। ऐसा लगा जैसे कोई धूल भरे फर्श पर नंगे पांव घिसट रहा हो। मोहित चौंक उठा। यूं वो बड़ा हिम्मत वाला था और भूत प्रेत की फिजूल बातों पर उसे जरा भी विश्वास नहीं था, लेकिन उसकी हिम्मत अब जवाब देनी थी। दरवाजा तो उसने खुला छोड़ रखा था, तो ये बिल्ली ही हो सकती है। किवाड़ों के बीच से जगह पाकर शायद अंदर घुस आई होगी। इस बात की तस्दीक करने के लिए उसने बेड के एक किनारे पर हाथ मारा। धप! कोई हलचल नहीं। तभी हवा का एक हल्का झोंका अंदर आया। मोहित का ध्यान बट गया। ये मानकर कि बिल्ली हुई भी अगर तो अपने आप निकल जाएगी, वो दोबारा लेट गया। हवा की सनसनाहट रात के सन्नाटे को भंग कर रही थी। बदन में ठंडी हवा लगते ही मोहित को फिर झपकियां आने लग गईं। वो सो गया होता अगर खिसकने की वही आवाज दोबारा ना उठी होती। खिसिर खिस, खिसिर खिस। नहीं, ये बिल्ली नहीं हो सकती। इस कमरे में कुछ तो हो रहा है, कुछ अजीब सा तो है। लाइट भी साली आ नहीं रही कि देखा जाए। अब वो अपना आपा खोने लगा था। मिनट दर मिनट उसकी घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। भय अब हताशा में बदलने लगी थी। कुछ सोचकर आखिरकार वो बिस्तर से नीचे उतर आया। अंधेरे में हाथ चलाते हुए वो आगे बढ़ रहा था। जाने इस बंद काले कमरे में क्या ढूंढ रहा था, वो क्या देखना चाहता था। एकाएक मोहित के पूरे बदन में झुरझुरी सी समा गई। कोई चीज अभी अभी उसकी दाहिनी बांह को छूकर गुजरी है। नहीं, सिर्फ छूकर नहीं, रगड़ते हुए गई है। मोहित सिर से पैर तक कांप उठा। इस कमरे में अब वो अकेला नहीं है, कोई और भी है इस अंधेरे में। उसका दिमाग सुन्न पड़ चुका था। सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो चुकी थी।
पसीना टप टप चूने लगा। वो एकदम जड़वत खड़ा है, हिलने की हिम्मत भी नहीं हो रही। अब उसके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। कौन है? सिर्फ इन्हीं 2 शब्दों में उसने अपनी सारी ताकत झोंक दी थी। कौन है यहाँ? सन्नाटा। मोहित का मन हुआ कि वो खूब जोर से चीखे। उसे रोना आ रहा था। ये कोई शैतानी बला है। उसका शरीर थरथराने लगा। फिसर फिस। वो बला हर गुजरते लम्हे के साथ उसके नजदीक आती जा रही है। कुछ एक पलों में ही मोहित को इसका अंदाजा हो गया। उसके चारों तरफ एक अजीब सी गंध फैल गई थी। हवा में सीलन थी। कोई उसके आसपास टहल रहा है, उसके बदन को सूंघे जा रहा है। उफ, उफ। मोहित को अपनी मौत का आभास हो गया। दिमाग पहले ही सुन्न पड़ चुका था। ये कौन सी चीज है आखिर जो कुत्तों की तरह सूंघ रही है उसको? उसने बचपन से लेकर आज तक भूत प्रेतों के जितने किस्से सुने थे वो सारे उसके जहन में घूमने लगे। हर किसी की अपनी शक्तियां होती हैं, मगर ऐसे सूंघने वाली किसी प्रेतात्मा के बारे में उसने कभी नहीं सुना था। वो भाग भी नहीं सकता था। किसी अदृश्य ताकत ने जैसे उसके पैर जकड़ लिए थे। अगले ही क्षण उसके जीवन का अंत हो जाएगा। अचानक पसीने से भीगे हुए उसके बदन पर 2 हाथ फिसलने लगे। उसके बदन में एक साथ दर्जनों कांटे पैवस्त हो गए। वो भारी भरकम पंजे इतने खुरदुरे थे जैसे कोई बाघ खरहरा कर रहा हो। अचानक मोहित की बुद्धि खुली। मुझे चीखना चाहिए, मैं खूब जोर से चिल्ला सकता हूँ। वो पूरी ताकत से चीखा, लेकिन व्यर्थ। उसकी चीख ने गले तक आते आते दम तोड़ दिया था। वो अपनी जमीन पर जड़ हो चुका था। रोए खड़े हो गए, आंखों की पुतलियां फैल गईं और आंखें बाहर निकल आने पर तुली थी। रीढ़ में जैसे अनगिनत सुइयां बार बार चुभोई जा रही हों। उसके गिर्द कोई अदृश्य ताकत खड़ी है। उसकी आधी खुली देह पर एक जोड़ी कांटेदार हाथ रेंग रहे हैं। वो गला फाड़ कर चीखना चाहता है, बेतहाशा भागना चाहता है, मगर वो बदनसीब न भाग सकता है न चीख सकता है। उसे जैसे पैरालाइसिस हो गया था। अचानक से हाथों का वो दायरा सिमटने लगा। दोनों शैतानी हाथ उसके बदन पर कसने लगे। वो शैतान उसे अपने आगोश में लेती जा रहा है। मोहित के मजबूत कसरती बदन की हड्डियां तड़तड़ाने लगीं, नसें चटकने लगीं। क्या ये जीवन का अंत है? ठीक तभी 2 घटनाएं बिल्कुल एक साथ घटित हुईं। एकाएक फ्लैश चमका और कमरा दूधिया रोशनी से भर गया। इसके अलावा किसी के गुर्राने की तेज आवाज आई। गुर्राहट में एक दबी हुई चीख थी। क्रोध जनित कुंठा का भाव था। लाइट आते ही जो नजारा मोहित ने देखा, ना देखता तो अच्छा होता। वो खौफनाक दृश्य उसकी आंखों में जिंदगी भर के लिए कैद हो गया। 8 सवा 8 फुट का एक काला दैत्य, जिसका पूरा बदन भालू नमा बालों से ढका हुआ था, घुर्राता हुआ बिजली की फुर्ती से भगा और भागकर पिछले दरवाजे में समा गया, जिसे मोहित ने खिड़की की गलतफहमी में खोल दिया था। मोहित केवल उसकी पीठ भर देख पाया था। उसके बाद वो गला फाड़कर चीख पड़ा। उसे अपनी शॉर्ट में कुछ गीलापन महसूस हुआ। उसकी बेजान आंखों में कुछ बिंब बनने बिगड़ने लगे और फिर वो चकरा कर बिस्तर पर गिर गया। होश खोने से पहले उसे केवल इतना मालूम था कि उसकी पेशाब उसके दाहिने पैर से होकर फर्श को गीला कर चुकी है। नींद में उसकी देह के साथ क्या होने वाला है वो नहीं जानता था। एक कमरा है, चारों तरफ रंगीन बल्ब लगे हुए हैं, लाल पीले हरे बल्ब। इन्हीं प्रकाश बिंबों से कमरे में थोड़ा बहुत उजाला है। उसका शरीर निष्क्रिय पड़ा हुआ है। वो चाहकर भी अपने हाथ पांव नहीं हिला पा रहा था। सामने एक दीवार खड़ी है जिसमें नंबरों की जगह पर नरमुंड लटके हुए हैं और बीचों बीच में 2 तलवारें, एक छोटी एक बड़ी, बराबर घूम रही है। हवा में सड़ती हुई लाशों की बदबू है। मोहित को उबकाई आने लगी। सिर के ठीक ऊपर लटका हुआ एक पंखा अपनी फुल स्पीड से चल रहा है। पंखे के चारों तरफ धुंध फैल रही है। मोहित ने धीरे धीरे अपनी आंखें पूरी खोल दी। अब समूचा कमरा उसके दायरे में था। आंखों का धुंधलापन छटने में थोड़ा वक्त लगा। जैसे ही वो स्थिर हुआ, उसने देखा पिशाचों की एक पूरी टोली उसे घेर कर खड़ी है और मंत्र पढ़ पढ़कर उसके ऊपर तेजाब के छींटे मारे जा रहे हैं। आई! मोहित पकड़ से छूटने के लिए गला फाड़कर चीखा और अगले ही क्षण बेहोश हो गया। थोड़ी देर के बाद फिर उसकी नींद खुली और उसने फिर यही दृश्य देखा।
अब ये पिशाच उसे कंधे से पकड़कर झिंझोड़ रहे हैं। वो फिर चीखा। इस बार हताशा में उसके आंसू तक निकल आए, लेकिन पकड़ ढीली नहीं हुई। मोहित फिर बेहोश हो गया। अगले कई घंटों तक इसी घटना की पुनरावृत्ति होती रही। आखिरकार रात के 9 बजे जब उसकी चेतना पूरी तरह से लौट आई, तब जाकर उसे ये तसल्ली हुई कि वो कोई पिशाच मंडली नहीं, बल्कि उसके मौसी और मौसा हैं, जो पानी के छींटे मारकर उसे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। वो अपनों के बीच में है और अब सुरक्षित है। इस बात से आश्वस्त होकर उसकी नजरें गोलू को ढूंढने लगीं। गोलू उसके सिरहाने खड़ा था और कहने की जरूरत नहीं कि भैया को ऐसी हालत में देखकर बुरी तरह से डरा हुआ था। मोहित ने गर्दन के इशारे से गोलू को अपने पास बुलाया और बुदबुदाने लगा, क्या भैया? गोलू अपने कान उसके होठों से लगभग सटाते हुए पूछा। भूत सचमुच होते हैं, इतना ही बोल सका वो और फिर गहरी नींद सो गया। मोहित की आवाज हालांकि कमजोर थी, लेकिन गोलू के बगल में खड़ी मौसी ने भी ये बात सुन ली। इस दरवाजे के उस पार कोई शैतान रहता है, यही बात सबके होश उड़ाने को काफी था। अब 1 मिनट भी वहां रुकने का मतलब होता अपनी जान से खिलवाड़ करना। मौसा जी मौसी की कुछ मदद से मोहित को नीचे उतार लाए। गृह स्वामिनी होने के बावजूद उन्हें ये बात नहीं मालूम थी कि ऊपर के कमरे जो बंद दरवाजा है वो असल में भूत प्रेतों का डेरा है। मोहित को रातों रात नीचे बने एक कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। अगली सुबह जब मोहित की आंख खुली तो वो एक उजली सुबह थी। मौसी कल दोपहर में ही दीदी को यानी मोहित की मम्मी को घटना की पूरी जानकारी दे चुकी थी, लेकिन मोहित की खराब हालत के चलते उससे बात नहीं हो पाई थी। वो लोग आने को भी तैयार थे, मगर मौसा जी ने ये कहते हुए मना कर दिया कि अभी मोहित बिल्कुल ठीक है और 2-1 दिनों में रिकवर होते ही उसे खुद वो उसके घर छुड़वा देंगे। दोपहर के 1 बज रहे हैं। उस खौफनाक मुलाकात को आज दूसरा दिन बीत रहा है। मोहित यूं बाहरी तौर पर तो स्वस्थ है, लेकिन उस रात की घटना ने उसके मानसिक स्वास्थ्य को बुरी तरह से प्रभावित किया है। अब भी रह रहकर उसे अपने बदन पर चुभन महसूस हो रही है। मौसी का मन रखने के लिए उसने 2 बिस्किट के साथ आधी कप चाय ली है और मम्मी पापा और भैया से बारी बारी से बात कर चुका है। घर के बाकी सदस्य भी कमरे में मौजूद हैं। मोहित की हालत में सुधार देखकर मौसा जी ने एक रहस्योद्घाटन किया। वो दरवाजा काफी सालों से बंद था। हम लोग छोटे छोटे थे, शायद उसके पहले से। अम्मा ने हमेशा उसे खोलने से मना किया। पूछने पर यही कहती थी, उसमें भूत रहता है। बच्चों को भूत से तो डर लगता ही है, सो हम दोनों भाई बहनों ने कभी उसे खोलने की कोशिश भी नहीं की। जब बड़े हुए तो धीरे धीरे डर तो जाता रहा, मगर उस कमरे का ख्याल भी दिमाग से उतर गया। असल में दूसरी तरफ कोई कमरा या पैसेज तो है नहीं, इसलिए कभी उधर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। ये ब्याह कर आई, उन्होंने मौसी की तरफ इशारा किया तो नीचे ही रह गईं। एक बार पूछा भी था कि ये कैसा कमरा है। मुझे तो खुद कुछ मालूम नहीं था, क्या बताता। बात आई गई हो गई। तुम आए हो तो कमरा खोला गया है, तुमने देखा भी, सामने साफ सफाई हुई, लेकिन इस दरवाजे की बात मेरे ख्याल से उतर गई। या समझो कि मैंने बताना भी जरूरी नहीं समझा। अब ये क्या कहता कि इसमें भूत रहता है। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंचने लगी। गोलू तो मारे डर के चिपक गया था। मौसा जी ने मौसी का निर्देश दिया, अब ऊपर वाले कमरे में ताला लगा दो। लॉकडाउन खुलते ही किसी पंडित को बुलवाकर पूजा पाठ करा लेंगे। तब तक कोई भी उस कमरे में ना जाए, उस हिस्से में भी मत जाना। गोलू तो बिल्कुल नहीं। गोलू की हालत देखकर लग रहा था कि वो तो जिंदगी भर नहीं जाएगा। बात खत्म होते ही पूरे कमरे में फिर से शांति छा गई। इस घर के एक हिस्से में कोई रहता है, और सिर्फ रहता ही नहीं है, मोहित पर हमला भी कर चुका है। मौसा जी के मुंह से सच्चाई जानने के बाद तो सब और भी ज्यादा सहम गए थे। 3 दिनों के बाद एक प्राइवेट गाड़ी से मोहित को विदा कर दिया गया। मोहित ने घर से निकलते हुए ऐसे सांस छोड़ी जैसे शेर की मान से जिंदा वापस आया हो। अब वो शायद यहाँ वापस आने की हिम्मत कभी नहीं जुटा पाएगा। मोहित अपने पीछे एक दहकता हुआ सवाल छोड़कर आया है। आखिर मौसी के घर का ऊपर वाला कमरा भूत का बसेरा बना कैसे? मौत के चुंगल से वो बचकर निकल आया है
उसके लिए यही बहुत बड़ी बात है। उसे इस रहस्य से पर्दा उठाने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। धूप बत्ती की सुगंध से सुवस्थित एक कमरा, कमरे के ईशान कोण में साधनारत एक वयोवृद्ध व्यक्ति, वृद्ध की उपस्थिति से सृजित आभा मंडल से सहज ही अंदाजा हो जाता है कि ये कोई प्रकांड विद्वान है। उसी कमरे में मध्यम आयु के अन्य एक व्यक्ति भी उपस्थित हैं। ललाट पर गोरा चंदन का लेप और बीचों बीच में रोली का टीका, गले में रुद्राक्ष माला और नीलम पन्नादि रत्नों से जड़ित अनेकों अंगूठियां अलग अलग उंगलियों में चमक रही हैं। सात्विक गुणों से अद्भुत तेज समूचे व्यक्तित्व को अलंकृत कर रहा है। अपनी विग्रह पूजा समाप्त करके वो जैसे ही उठे, मोबाइल पर महामृत्युंजय मंत्र की रिंगटोन बजने लगी। उन्होंने बिस्तर पर पड़ा फोन उठाया। फोन की स्क्रीन पर एक जाना पहचाना नाम चमक रहा था। बड़ी सौम्यता से उन्होंने आंसर किया, हेलो। हेलो, हाँ पंडित जी प्रणाम, उधर से आवाज आई। हाँ मिश्रा साहब, प्रसन्न रहिए। पूजा के समय पर फोन करने के लिए क्षमा चाहता हूँ। दरअसल एक समस्या थी, इसलिए कष्ट दिया। कोई बात नहीं, समस्या है तो समाधान भी होगा। बताइए क्या बात है। अगले 5 मिनट तक मिश्रा साहब अपनी व्यथा वर्णन करते रहे। पंडित जी इत्मीनान से सब कुछ सुनते गए। बात पूरी होने पर पंडित जी ने कहा, समस्या तो गंभीर है और पुरानी भी लग रही है। मैं ऐसा करता हूँ कि पिताजी को आपके घर भेज देता हूँ। आपके यहाँ के वही आचार्य हैं, आपके पारिवारिक इतिहास से भली भांति परिचित भी हैं। अभी तो पूजा में हैं, जैसे ही उठते हैं मैं भेजता हूँ। जी जी, बहुत अच्छा। इसके बाद 2-4 शब्दों में औपचारिक अभिवादन हुआ और फिर फोन रख दिया गया। थोड़ी देर बाद जब आचार्य जी मिश्रा साहब के ड्राइंग रूम में बैठे थे तो कुछ व्याकुल थे। कुछ देर तक सोचते रहे, फिर प्रत्यक्ष में बोले, बेटा, किसी भी तरह उपचार करने से पहले हम तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाएंगे। बड़े ध्यान से सुनना। इसके बाद आचार्य जी की मुद्रा बहुत गंभीर हो गई। अब हम लोग सन 1953 के दृश्य की तरफ चलेंगे। एक बड़े हॉल नुमा कमरे में 4-5 दोस्तों की महफिल जमा है। कमरे के बीचों बीच बिछी हुई सफेद जाजिम, चांदनी और अलग अलग जगहों पर गवारे तकिए रखे हुए हैं। एक ठहाका कस के गूंजा और इसके बाद सुरेश कुछ गुनगुनाने लगा। सुरेश ने पास में रखी कुर्सी को तबला बना दिया। रमाकांत तालियों से ताल देने लगा और मनोज ने कंधे उचकाकर गाना शुरू किया। शोला जो भड़के, ओ ओ ओ ओ। रमाकांत ने आलाप दिया, दिल मेरा धड़के, दर्द जवानी का सताए बढ़ के। ट्यूनिंग बदली। अब रमाकांत की बारी थी। सुर सागर में तैरते नैनों को मटक्का करके वो गाने लगा, ओ बाबूजी, ओ बेटा जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। गाते गाते रमाकांत ने शराब से छलकता हुआ गिलास राघवेंद्र के होठों से छुला दिया। मनोज ने बड़ी सादगी से रमाकांत को टोका, अबे उसको ना छेड़ो, पहले ही गम का मारा हुआ है बेचारा। अरे कहाँ छेड़ रहे भैया, ये कौन सा रसीली बाई हैं जो हम इनको छेड़ेंगे। हम तो राघवेंद्र बाबा को सुरापान करा रहे हैं। अरे रे, ये क्या यार, अब क्या यही रह गया है पीने के लिए। तुम लोगों की बातों में आकर पहले से सिगरेट फूंक रहा हूँ। भांग मुनक्का भी अब रोज की कहानी हो गए हैं। अब कम से कम ये पाप तो मत कराओ यार तुम लोग। पाप? अरे मित्र, ये तो सोम रस है, शुद्ध सात्विक सोम रस। इसको पीने से पाप नहीं लगेगा, ना पीने से पाप लगेगा। पाप भी नहीं बेटा, पातक लगेगा, पातक। हाँ भाई, ये बात तो मानी हमने। अंग्रेज गए लेकिन अंग्रेजी शराब छोड़ गए। यही एक चीज तो अच्छी बनाई है सालों ने, विस्की। आहा, नाम में ही नशा है, तभी तो पीते ही सुरूर छा जाता है। ऐसा लगता है साला आसमान में उड़ रहे हैं। 2 पैग अंदर गए नहीं कि खाट पर पड़ा आदमी भी एकदम दारा सिंह बन जाता है। अब तुम्हारी लुगाई तो भैया है नहीं, मनोज ने बनावटी अंदाज में कहा। बाबूजी को भी समझ नहीं है, महेश तुमसे छोटा है आखिर। महेश को तो ब्याह दिया, कभी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। क्या कमी है भैया तुम्हारे अंदर? अरे एक पांव जरा तिरछा पड़ता है, यही ना, काने कुबड़े तो नहीं हो।
बदन की बनावट भी लाखों में एक है। अरे सबसे बड़ी बात, मनोज तैश में आकर बोल गया, नामर्द तो नहीं हो, रोटी तो बनी बनाई मिल जाती है, मगर गाहे बगाहे सर पे तेल धरने वाला भी तो कोई हो, रात में खाली बिस्तर काटने को दौड़ता होगा। हाँ, तभी तो कह रहे हैं, इसको पीकर अपना गम गलत कर लो। लो, चुपचाप आंख बंद करके गटक जाओ, तुम्हारे लिए खास बनाया है। विस्की तो केवल नाम भर की है यार, सारा तो पानी भरा है लबालब। यार उल्टी हो जाएगी अभी, कैसी बास आ रही है इसमें से। तुम्हें का होगा बे, काशी मुनक्का गटक जाते हो, तुम्हारे ऊपर ये पानी क्या असर करेगा। लो पी जाओ, टीस तो क्या मिटेगी और दर्द तो कुछ कम होगा। आ आ आ आई शाबाश। थोड़ी देर बाद जब राघवेंद्र बाबू कोठी से निकले तो उनका सिर घूम रहा था, उनके पांव लड़खड़ा रहे थे। बचपन में हुए एक हादसे के बाद राघवेंद्र बाबू यूं भी एक पैर से हल्का लंगड़ाकर चलते थे, लेकिन आज उनकी लड़खड़ाहट कुछ और बढ़ गई थी। चाल देखकर यही लग रहा था कि अब गिरे कि तब गिरे। बहरहाल मकान के बाहर अंधेरा था और मोहनलाल ने एक आज्ञाकारी सेवक की भांति बिना कुछ पूछे चुपचाप गेट खोल दिया था। राघवेंद्र बाबू मदमस्त गज की मानिंद झूमते झामते हुए अपने कमरे में जाकर मुंह औंधे पड़ रहे। भैया भैया, कमरे के सन्नाटे को तोड़ती हुई मीनाक्षी की खनकती आवाज गूंजी। भोजन नहीं किया आपने? क्यों, तबीयत तो अच्छी है। भैया भैया की तरफ से कोई जवाब न पाकर मीनाक्षी, जो अभी तक कमरे की चौखट पर खड़ी थी, कमरे के अंदर चली आई। कमरे में एक अजीब सी दुर्गंध फैली हुई थी। मीनाक्षी को कुछ खटका हुआ। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि भोजन ना किया हो, सीधे आए और कमरे में घुस गए। जी तो अच्छा है। शराब तो पीते नहीं भैया? कहीं नहीं नहीं, लेकिन कुछ बोलते भी तो नहीं। अब इस घड़ी जाकर किसको जगाऊं? जाने क्या बुदबुदा रहे हैं। नींद? भैया, उसने फिर आवाज लगाई, फिर खुद ही कयास लगाने लगी। शायद ज्वर आ रहा होगा, तनिक ललाट छूकर देखूं। राघवेंद्र बाबू के सर पे तारे नाच रहे थे और पलकें बार बार मुदी जा रही थीं। कभी देखा है महेश की औरत को? कैसी रूप सुंदरी लगती है, बोली में कैसी खनक है, चाल में कितनी लचक है। आहा, कमर है जैसे बलखाती नागिन। यही कहा था रमाकांत ने मीनाक्षी के परिप्रेक्ष्य में। कोई दूसरा दिन होता तो अभी तक राघवेंद्र बाबू उसकी जुबान खींच चुके होते, लेकिन उस समय उनकी देह में जान ही कहाँ बची थी। दोस्तों ने अमृत की बूंदें बताकर हलाहल का प्याला पिला दिया था उन्हें। भैया, अश्विन का महीना था और रात का सन्नाटा, पायलों की झनकार प्रतिपल नजदीक आती जा रही थी। लालटेन की पीली रोशनी में राघवेंद्र बाबू ने देखा, एक सुराहीदार आकृति उनकी तरफ बढ़ी आ रही है। पायलों की खनक, घुंघरू की झनकार, सचमुच साक्षात काम की देवी लग रही थी मीनाक्षी। राघवेंद्र का बदन ऐंठने लगा, बदन में उसे इच्छा के कीड़े रेंगने लगे। अचानक राघवेंद्र बाबू ने महसूस किया, काम की देवी उनका आलिंगन करने को उनकी तरफ बढ़ रही है। आम की एक गाछ सहसा उन पर झुकी। राघवेंद्र बाबू ने भी बढ़कर देवी को आलिंगनबद्ध कर लिया। अरे भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? भैया छोड़िए। भैया ने लेकिन छोड़ने की मनसा से नहीं पकड़ा था। ए जी, दौड़िए, बाबूजी बचाइए। मीनाक्षी पूरी ताकत से चिल्लाई। अरे, ये कामदेवी चिल्ला क्यों रही है? थोड़ी ही देर में पूरा कुनबा उस कमरे में जमा हो गया। जगनदास अपने कनिष्ठ पुत्र महेश के साथ मसहरी के किनारे पर खड़े हैं। महेश की ओट में घूंघट लिए मीनाक्षी खड़ी सुबक रही है। गृह सेवक मोहनलाल को चूंकि कमरे में आने की अनुमति नहीं है, इसीलिए वो दरवाजे से लगकर बाहर ही खड़ा है। महेश अपनी पत्नी से पूरा मामला समझते ही बड़े भाई के ऊपर झपटा था, मगर पिता ने बीच बचाव कर लिया। न्याय का जिम्मा उन्होंने अपने हाथों में ले रखा था। दो तमाचे जड़ते ही राघवेंद्र बाबू का सारा नशा हिरन हो चला था। वो अब सिर झुकाए चुपचाप सब कुछ सुन रहा है। नीच, पापी, जगनदास गरज कर बोला, तेरी कुसंगत का ही नतीजा है आज जो तूने ये पाप किया है। तू क्या समझता है मुझे कोई खबर नहीं होती है?
तेरी पिशाच टोली के एक एक कारनामे का भान था मुझे। मैं सब कुछ जानते देखते हुए भी अनजान बना रहा। शहर के नामी लफंगों में तुम्हारा नाम गिना जाने लगा है। कौन सा नशा बाकी रखा है तुम लोगों ने? अब तो मदिरा भी शुरू कर दी। गंगा किनारे वो कोठे वाली के यहाँ भी तुम्हारा उठना बैठना है काफी दिनों से। पर आज तो तूने सारी सीमाएं लांघ दी, घर में ही सेंध लगानी शुरू कर दी। इतना कहकर जगनदास ने एक आह भरी और कुछ नरम पड़कर बोले, मेरी ही गलती है, मुझे पहले ही टोक देना चाहिए था। मैं यही समझता रहा कि अपंग है, लाचार है, दया का पात्र है। सुनीता के जाने के बाद मैंने तुम दोनों ही भाइयों के पालन पोषण में कोई कसर बाकी नहीं रखी। तुम्हें माँ की कमी महसूस ना हो, इसके लिए हाथ खोल कर खर्च किया। तुम बड़े बेटे थे, ऊपर से पराश्रित थे, इसलिए तुम्हारा विशेष ध्यान रखा मैंने। इसी लाड़ प्यार ने तुम्हें बिगाड़ दिया। तू विकलांग था, लेकिन अपने पैरों पर खड़ा हो सके, इसके लिए तेरी शिक्षा दीक्षा में कुछ उठा के नहीं रखा। पर आज मैंने जान लिया कि शारीरिक विकलांगता से कहीं बुरी चीज होती है मानसिक विकलांगता, क्योंकि शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति तो केवल अपना अहित कर सकता है, पर मानसिक विकलांग तो अपने घर, परिवार, पूरे समाज के लिए खतरा होता है। तू मन में यही समझता होगा कि जेठ होने पर भी मैंने तेरा विवाह क्यों नहीं किया, क्योंकि तू केवल अशक्त ही नहीं बल्कि अयोग्य भी है। तुझे किसी बेचारी अबला के सिर बांधकर मैं अपने माथे पर कलंक कैसे लेता? बहू, ससुर ने घूमकर मीनाक्षी को लक्ष्य किया और लगभग हाथ जोड़कर बोले, तुमसे तो मैं किस मुंह से क्षमा मांगू? सास के ना होने के बावजूद तुमने जिस ढंग से इस घर को संभाला है, उसकी जितनी प्रशंसा करूं वो कम है। मुझे कभी ये आभास नहीं हुआ कि तुम मेरी बेटी नहीं हो। आज तक ये नौबत कभी नहीं आई, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। और तो तुमसे क्या कहूँ, बस एक विनती है, यदि मानो तो। मीनाक्षी सिसकी। जगनदास ने इस सिसकी को मौन सहमति समझा। आगे बोले, मुझे पता है कि तुम्हारे लिए ये जो कुछ भी हुआ है वो एक आघात से कम नहीं, और इसका घाव तुम्हारे मानस पटल पर हमेशा बना रहेगा। फिर भी बहू, ये घर की बात अगर घर में रहे तो अच्छा है। नारी क्रोध का सरोवर है तो करुणा का सागर भी है। ससुर की सहानुभूति पाकर मीनाक्षी सुबकने लगी। उसका हृदय लेकिन फिर भी सशंकित है। आज माफ तो कर दूं, लेकिन जो आज हुआ वो फिर नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? या आज जो नहीं हो सका, जो दुष्कृत्य अधूरा रह गया, कल उसकी परिणीति नहीं होगी, इसका साक्षी कौन होगा? कुत्ते की हड्डी अगर गिर जाए, कौवे के मुंह से अगर रोटी छूट जाए, तो वो भी वापस झपट्टा मारने आता है। ये तो मानसिक रोगी हो चुका है, अविवाहित है, ऊपर से शराब की लत भी लग चुकी है। अब तो ये अपराधी फिर अपराध करने की जरूरत करेगा। लेकिन मीनाक्षी के मन में जो शंका थी, अगले ही क्षण उसका समाधान बाबूजी ने कर दिया। तेरा अब इस घर में एक पल भी रुकना ठीक नहीं है। अनुज बधू, भगनी सत नारी, सुन सट कन्या सम ये चारी। तूने आज अपनी कन्या समान अनुज वधू पर कुदृष्टि डाली है। इस महापाप का प्रायश्चित तो किसी विधि से संभव ही नहीं है, पर तुझे इस घर से बाहर धकेल कर इसका प्रकोप कुछ कम किया जा सकता है। आज की रात इस घर में तेरी अंतिम रात है। कल का सूरज निकलने से पहले तू इस घर से निकल जाएगा। नहीं गया तो मैं खुद तुझे धक्के मार कर बाहर निकालूंगा, और उस स्थिति में होने वाले अपयश का भागी तू खुद ही होगा। इसीलिए भलाई इसी में है कि चुपचाप मुंह अंधेरे घर से दबे पांव निकल जा। अपना फैसला सुनाकर जगनदास ने महेश और उसकी पत्नी मीनाक्षी का रुख किया और आदेशात्मक स्वर में बोले, चलो तुम लोग, ये नालायक अब इस घर में नहीं रहेगा, यही इसकी सजा है। भोजन इसने नहीं किया तो भोजन देने की भी अब कोई जरूरत नहीं। वैसे भी शराब पीकर पेट तो भर ही गया होगा। बहू, तुम अच्छे से किवाड़ लगाकर सोना। आओ चलो। सभी लोग चले गए। राघवेंद्र अकेला खड़ा रह गया, निसहाय, निरुत्तर, निष्कंप। क्या होगा कल?
कहाँ जाएगा वो घर छोड़कर? घर से अलग रहने लगा तो लोग तो पूछेंगे ही कि बात क्या है। मीनाक्षी कितनी पवित्र स्त्री है, उसका अपराधी हूं मैं। महेश ने भी हाथ उठा दिया आज। बाबूजी ने सबके सामने कितना जलील किया है मुझे। मैं हूं भी तो इसी लायक। जब अपने ही लोगों की निगाहों में गिर गया तो फिर किससे जाकर दया की, सहानुभूति की भीख मांगूंगा। गलत दोस्तों की संगत में रहकर ही आज ये दिन देखना पड़ा मुझे। कहने वाले ठीक ही कहते थे, नशा घर का नाश करता है। स्त्री तो घर की लक्ष्मी होती है। मैंने इस घर के आधार स्तंभ को ही ध्वस्त कर दिया है। मैं अब इस घर में तो क्या, इस दुनिया में भी रहने के लायक नहीं बचा। इसके बाद राघवेंद्र अपने कमरे के पीछे खुलने वाली गैलरी में चला गया। घोर में शौचादि से निवृत्त होकर मोहनलाल राघवेंद्र को समझाने के उद्देश्य से जब उसके कमरे में गया तो वो नदारद था। बाहर तो राघवेंद्र बाबू जा नहीं सकते क्योंकि गेट पर वो हरदम तैनात रहता है। उसने जब गैलरी में झांक कर देखा तो राघवेंद्र को सीलिंग से लटकता हुआ पाया, निस्तेज निष्प्राण। अपनी बात खत्म करके आचार्य जी ने अमर की तरफ देखा, जो अभी तक इत्मीनान से पूरे घटनाक्रम को सुन रहे थे। आचार्य जी सोफे पर फैल गए और दाहिना पैर अपने बाएं पैर पर रख लिया। फिर अमर मिश्रा को संबोधित करके बोले, अब तो आप समझ ही गए होंगे पूरी कहानी। जरा बताइए, महेश मिश्रा कौन थे? मेरे दादाजी। और जगन्दास? शायद उनके पिताजी थे। मेरे परदादा? शायद नहीं मिश्रा साहब। आचार्य जी मुस्कुराकर बोले, जगन्दास आपके परदादा ही थे। मैंने अभी आपके पारिवारिक इतिहास का ही वर्णन किया है। राघवेंद्र बाबू आपको नहीं याद है क्योंकि उन्होंने याद रखने लायक कोई काम किया ही नहीं। हाँ, मृत्यु के बाद उन्होंने जो कर्तव्य दिखाने शुरू किए वो मुझे भली भांति याद है। वो कमरा वही है जिसमें मोहित ठहरा था और उस कमरे से लगी वो गैलरी भी अभिशप्त थी। इसीलिए उस कमरे का दरवाजा हमेशा बंद रहता था। राघवेंद्र की मौत के बाद चूंकि उसमें कोई जाता नहीं था, सो उसमें ताला लगाकर उसे बंद कर दिया गया। काफी दिनों बाद किसी मेहमान के आने पर ऐसे ही उस कमरे को खोला गया। रात में राघवेंद्र के प्रेत ने उसको उठाकर बिस्तर से नीचे पटक दिया। सुबह होते ही मुझे बुलाया गया। मैं उस समय काशी से नई नई तंत्र विद्या सीख कर आया था। मैंने घर में हवन किया और उस प्रेत को मंत्र शक्ति से उसी गैलरी में बांधकर दरवाजे पर अभिमंत्रित ताला लगा दिया। ये बहुत पुरानी बात है। तुम गोद में खेलते थे उस समय। ताला किसी ने शायद गलती से हटा दिया होगा और फिर यही दरवाजा मोहित ने भूलवश खोल दिया। वो प्रेत अब बाहर आ चुका है। लेकिन आचार्य जी, कमरे पर तो हमने ताला लगा रखा है और कोई अब उधर जाता भी नहीं है। मिश्रा साहब अर्थात मोहित के मौसा जी ने कौतूहल बस पूछ लिया। और आपको लगता है कि प्रेतों को चार दीवारी रोक सकती है? आचार्य जी ने रहस्यमयी ढंग से अपनी बात खत्म की। प्रेत अर्ध अपारदर्शी होते हैं। वो जब चाहें तब अदृश्य हो सकते हैं और जब चाहें तब प्रकट हो सकते हैं। इसीलिए प्रेत बाधा का निवारण बहुत कष्ट साध्य प्रक्रिया है। इसमें विशेष सावधानी की जरूरत पड़ती है। क्योंकि अभी वो प्रेत आजाद घूम रहा है, इसलिए मुझे फिर से उस कमरे को बांधना होगा। उसी कमरे को क्यों? इस बार प्रश्न पूछा था पूनम ने, यानी मोहित की मौसी ने, क्योंकि मौत उसी गलियारी में हुई थी और राघवेंद्र उसी कमरे में रहता था। इसलिए वो कमरा उसे प्रिय हो गया है, वही उसका बास है। मैं शरद पूर्णिमा के दिन उसी कमरे में यंत्र की स्थापना करके उसे वहीं बांध दूंगा। लेकिन ध्यान रहे कि समय बीतने के साथ प्रेतों की शक्तियां प्रबल होती जाती हैं। इस बार खतरा ज्यादा होगा। सहयोग के लिए मैं अपने साथ शशांक को भी रखूंगा और आगे से उस कमरे में कोई ना जाए और ना उस गैलरी में। इसका बंदोबस्त आपको करना पड़ेगा। दीवार चलवा देंगे, झंझट ही खत्म। किसी ने देखा नहीं कि जब ये सारी बातें हो रही थीं, तो कोई था जो आचार्य जी के बगल में रखी टेबल पर बैठकर हंस रहा था। अरे अमर बाबू, बड़े सवेरे, आइए बैठिए। अमर को सुबह 7 बजे घर पर देखकर आचार्य जी को बहुत आश्चर्य हुआ था। उन्होंने बिस्तर पर पड़ा तकिया हटाते हुए उनको बैठने का इशारा किया। नहीं आचार्य जी, बैठूंगा नहीं। आपका फोन लग नहीं रहा था, भागता हुआ आ रहा हूँ। हाँ, बड़े परेशान दिख रहे हैं आप। कोई विशेष बात हो गई है क्या? बहुत बड़ी बात हो गई है। घर चलिए अभी तुरंत।
अरे अच्छा बताइए तो क्या हुआ? आचार्य जी क्षमा चाहता हूँ, अभी कुछ कह सकने की हालत में नहीं हूँ। रास्ते में सब बता दूंगा। अभी तुरंत साथ में चलिए। आइए फिर, कैसे आए हैं? कार लेकर आया हूँ, अमर ने बाहर निकलते हुए कहा। क्या कहें, दिमाग ही काम नहीं कर रहा कुछ। बड़ी दुर्घटना हो गई है घर पर। पूनम अजीबोगरीब हरकतें कर रही है कल रात से ही। डॉक्टर को दिखाकर आ रहे हैं, पर मुझे मामला कुछ और ही लग रहा है। प्रेत बाधा है लग रहा, पर पूजा तो पूर्णिमा को होने ही वाली है। अभी ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई? बैठिए। अमर कार का पिछला दरवाजा खोलते हुए बोला। बताता हूँ। दरअसल गोलू को पड़ोसी के यहाँ पर छोड़कर आया हूँ और पूनम को घर में अकेला बंद कर रखा है, इसीलिए जरा जल्दबाजी है। अच्छा, कोई बात नहीं, समझ सकता हूँ, पर हुआ क्या? मतलब बहू के व्यवहार में कोई परिवर्तन दिख रहा है? कार अब खुली रोड पर फर्राटे भर रही थी। व्यवहार का क्या बताएं, मुझे तो डर लग रहा है कहीं अपने बॉडी को ही नुकसान ना पहुंचा ले वो कोई। इतना कहकर अमर ने कार को चौथे गियर में डाल दिया। कार हवा से बातें करने लग गई। कल रात हम लोग बाहर घूमने गए थे। हम लोग मतलब हम और गोलू सिर्फ। पूनम की तबीयत ठीक नहीं थी। पीरियड्स कहने में अमर को संकोच हुआ, इसीलिए उसने जाने से मना कर दिया। बोली कि मेरा खाना लेते आना। ओफो, आचार्य जी ने आश्चर्य के साथ खेद प्रकट किया। यही तो आपने गलती कर दी। जब आपके घर में प्रेत का निवास है तो आपको उसे अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए था। खैर, हुआ क्या है? हाँ, गलती हमसे भी हुई है। दरअसल मैं उसे छोड़कर जाने वाला नहीं था, लेकिन पूनम इन सब बातों में थोड़ा कम ही विश्वास करती है। इन सब बातों यानी भूत प्रेतों में या पूजा पाठ में? आचार्य जी के चेहरे पर असंतोष के भाव थे। मैं जब उस दिन भी आया था तो मेरी बातों से वो संतुष्ट नहीं लग रही थी। उसकी कोई गलती नहीं। आजकल लोग इसे अंधविश्वास ही समझते हैं। आगे क्या हुआ? अमर आचार्य जी के कटाक्ष पर झेंप गया था। सहज होकर बोला, मुझे लौटते हुए 10 बज गए। गोलू सो गया था। घर में घुसते ही मैंने कराहने की आवाजें सुनी। पूनम कराह रही थी, और दर्द से नहीं बल्कि। अमर हिचकिचाया। अब आपसे क्या छिपाना, पूनम दर्द से नहीं बल्कि सुख से कराह रही थी। आचार्य जी अमर की इस बात का मतलब समझ गए। मुझे पहले तो शक हुआ, मन में ये ख्याल भी आया कि कहीं मेरी पीठ पीछे कोई दूसरा तो नहीं आता, लेकिन पूनम के कैरेक्टर पे मुझे पूरा भरोसा है। मैंने फिर भी कंफर्म करने के लिए अंदर जाकर देखने की सोची। गोलू तो नींद में था, उसको मैंने बाहर सोफे पर ही लिटा दिया। बेटे के सामने माँ की ऐसी दुर्दशा अच्छी नहीं। दुर्दशा कैसी? आचार्य जी ने टोका। अंदर घुसते ही मेरे होश उड़ गए थे। सिर्फ एक बेड लाइट जल रही थी, बाकी पूरे कमरे में अंधेरा था। सामने देखता हूँ तो पूनम बिस्तर पर पीठ के बल लेटी हुई थी, आवाजें कर रही है। उसका शरीर ऐंठ रहा था, और बड़ी बात ये कि वहां कोई दिख भी नहीं रहा था। पूनम अकेली ही थी। हाँ हाँ, बस करो, आचार्य जी ने हस्तक्षेप किया। तुमने उसको अकेला छोड़कर ठीक नहीं किया, लेकिन प्रेत व्यभिचारी है। जब राघवेंद्र की मौत हुई उस समय भी वो उसी इच्छा से पीड़ित था। उसकी वो इच्छा असंतुष्ट है। स्त्री को अकेला पाकर वो उसमें समा गया होगा। अब वो उसी से अपनी इच्छा की तुष्टि करेगा। तुम्हारे कमरे में अंदर जाने के बाद क्या हुआ? जैसे ही पूनम को मेरे आने की आहट लगी, वो बिल्कुल शांत पड़ गई, ऐसे कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सब कुछ एकदम नॉर्मल हो गया। उसने मुझसे गोलू के बारे में पूछा। मैंने बताया कि बाहर सुला दिया है। तब बोली कि बाहर क्यों सुला दिया? मैं डरते डरते उसके बगल में जाकर बैठ गया। नजदीक से मैंने देखा कि पूनम के कपड़े अस्त व्यस्त थे और कंधे पर नाखूनों की खरोंचें भी थीं। उसके बाद उसने खाना शुरू किया। पूनम इतना कभी नहीं खाती, जैसे कई दिनों की भूखी हो। खाना खत्म करके वो मुझसे लिपट गई। मैंने उसको धीरे धीरे सारी बात बता दी। वो पहले तो चौंक गई और रोने लगी। बदहवासी में उसकी कपकपी छूट गई, मुझसे चिपक गई। मैंने कहा कि गोलू को अंदर ले आता हूँ, तो मना कर दिया। उसके बाद उसने। इतना बोलकर अमर बाहर की तरफ देखने लगा। पूनम ने उस इच्छा के लिए बोला। वो पागलों की तरह, आप समझ सकते हैं, जैसे कोई भूत सवार हो उस पर। उसके बाद हम लोग सो गए। रात भर सब कुछ ठीक रहा।
सुबह उसको लेकर डॉक्टर के पास भी गए थे। वहां सब नॉर्मल निकला, लेकिन जैसे ही हम लोग घर में घुसे उसकी आवाज बदलने लगी। आवाज में भारीपन आने लगा था, जैसे कोई मर्द बोल रहा हो। मुझे विश्वास हो गया कि वही प्रेत है। किसी बहाने से उसको अंदर बंद करके मैंने शशांक जी को कॉल किया। उनका नंबर बंद आ रहा था। गोलू को पड़ोस में छोड़ दिया और आपके पास भागा भागा आ रहा हूँ। लेकिन आपको उसके साथ रहना चाहिए था। ऐसी हालत में आप अपनी पत्नी को छोड़कर आ गए। गुरुजी, अमर ने पहली बार आचार्य को गुरु कहकर संबोधित किया था। भय का सताया हुआ आदमी भक्ति की ओर जाने ही लगता है। मारे डर के कुछ समझ में नहीं आ रहा था। साथ में बेटा था, जान सूख गई थी। गोलू ना होता तो मुझे इतना डर नहीं होता। इसी की चिंता ज्यादा है मुझे। अभी तो घर में पता नहीं क्या उत्पात मचाया होगा पूनम ने, प्रेत ने, राघवेंद्र के प्रेत ने। इसमें पूनम का कोई दोष नहीं है, वो निर्दोष नारी है। बस चिंता इस बात की है कि वो कहीं शरीर को क्षति ना पहुंचाए। इसीलिए कह रहा हूँ, आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा वो। अमर ने घर के आगे पहुंचकर ब्रेक मारे, लेकिन शरीर की दुर्गति कर देगा। आइए। आचार्य जी को लेकर अमर मेन गेट पर पहुंचा। सांकल उठाकर दोनों अंदर प्रवेश कर गए। आकाश में सूरज अब सर उठाने लगा था। अमर हड़बड़ी में लंबे लंबे डग भर रहा था। आचार्य जी भी अपनी अवस्था के बावजूद अमर के साथ कदम ताल करने का यथासंभव प्रयास कर रहे थे। दरवाजे पर पहुंचकर अमर ने पिछली जेब से चाबी निकाली और एक झटके में दरवाजा खोल दिया। दोस्तों, जितनी देर में अमर गुरु जी को बुलाने गया, उतनी देर में उस प्रेत ने पूनम की क्या हालत की होगी, इसे जानेंगे हम अगले भाग में, जो कि इस चैनल पर कल प्रकाशित किया जाएगा। तो आप बने रहिए इस रोचक कहानी के साथ। और अब तक आपको ये कहानी कैसी लगी, इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।